तो नमस्कार दोस्तों, टूरिस्ट भूत के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार और आज डर, सस्पेंस और खौफनाक कहानी लेकर आया हूँ एक बार फिर से आप लोगों के लिए, वो भी हाईवे रोड की कहानी। मेरा नाम अंकिता पांडे है और मैं पटना का निवासी हूँ। यहाँ सिर्फ कुछ साल पहले की बात होगी जब मैंने गलती से एक ऐसी मुसीबत को मोल ले लिया था जिसका जब मैं आज भी याद कर लेता हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है। डर के मारे मेरा पूरा बदन सनसनी मचा देता है। आइए जानते हैं मेरे साथ क्या हुआ। एक ऐसा डरावना किस्सा जिसको जानने के बाद शायद आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है शनिवार की शाम से, जब मैं अपने मामा के लड़के पवन के साथ इधर उधर घूम रहा था। इसी बीच मेरे मामा के लड़के, या यूं कही कि मेरा बड़ा भाई पवन ने बोला, अरे यार तू सुना है, अपू का भूत का खेल होता है। वैसे तो मेरे और मेरे मामा का लड़का एक फ्लैट लेकर पढ़ाई करने के लिए आए थे, लेकिन जब मैंने सुना कि वो किसी भूत प्रेत जैसी चीज़ों के बारे में बात कर रहा है तो मेरा इंटरेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ गया। और फिर मैंने उससे बोला, भाई लेकिन भाई ऐसा वहाँ पर क्या है कि लोग उसे मौत का खेल कहते हैं। फिर उसने जो बात बताई वो सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। दरअसल उसने बताया कि वो जिस स्थान की बात कर रहा है वो पिशाच की बस्ती है। कहते हैं कि वहाँ पर कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो इंसानों का कच्चा मांस खाते हैं, और वो केवल कच्चा मांस ही नहीं बल्कि इंसान को दुनिया से गायब कर देते हैं, यानी हड्डी समेत पूरा इंसान को चबाकर खा जाते हैं। अब ये बात सुनकर मैं हंसते हुए बोला, अरे भाई, पहली बार किसी से ऐसा सुना है कि कोई भूत प्रेत इंसान को भी खा सकते हैं। हालांकि लोगों का कहना था कि किसी के अंदर भूत प्रेत का साया हो जाता है तो वो खुद खुशी कर लेता है, लेकिन ये पहली बार किसी ने मुझे बताया था कि भूत पिशाच ऐसे भी होते हैं जो इंसानों का मांस खाते हैं। मेरी बात सुनकर पवन एकदम से हंस पड़ा और बोला, जितना तुझे इन बातों पर विश्वास है मुझे भी उन्हीं बातों पर विश्वास है। मुझे भी नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन लोगों का कहना था इसलिए मैंने तुझे बता दिया। इसके बाद मैंने अपने बड़े भैया पवन से बोला, लेकिन भैया यार एक बार चल के देख लेते हैं आखिर क्या मामला है। लेकिन मेरे बड़े भाई पवन ने साफ मना कर दिया, क्योंकि वो इस तरह का कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे पवन भाई के भरोसे उसके पास छोड़ा था और वो नहीं चाहता था कि मेरे साथ कोई अनहोनी हो जाए। ऐसे में वो अक्सर मेरी इन बचकीनी हरकतों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था और मुझे इस तरह की चीज़ों को इग्नोर करने के लिए बोलता था। मैं भी वैसा किया करता था और फिर इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया मैंने। फिर जब हम फ्लैट में पहुंचकर पढ़ाई करने लगे तो अचानक ही मेरे फ़ोन के ऊपर एक नोटिफिकेशन आया। जब मैंने उसे ओपन किया तो नोटिफिकेशन किसी फंक्शन पार्टी की तरफ से आया था। ठीक से देखने पर पता चला कि हम थोड़ी देर पहले जिस रोड की बात कर रहे थे उसी इलाके की रोड पर एक फंक्शन होने वाला था और इस फंक्शन में लड़कियां नाचने के लिए आएंगी। वैसे तो मेरे मामा के लड़के को अगर मैं किसी भी फंक्शन में जाने के लिए बोलता तो वो उसके लिए साफ साफ इनकार कर देता, लेकिन जब वो सुंदर लड़कियों का नाम सुनता था तो चाहे कितनी भी दूर फंक्शन क्यों ना हो मेरे साथ चलने के लिए राजी हो जाता था। फिर मैंने अपने मामा के लड़के को उसके बारे में बताया। पहले तो उस मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, मगर फिर उसने अचानक से कहा, भाई एक काम करते हैं, हम दोनों अपनी बाइक लेकर निकलते हैं। इस पर मैंने पवन भैया से बोला, लेकिन भैया आपने तो बताया था कि वो रास्ता बड़ा ख़राब है और रात में वहाँ भूत पिशाच भटकते हैं, तो आपको क्या लगता है हमें बाइक लेकर चलना चाहिए या फिर बिना बाइक के ही चलना चाहिए? मेरी बात सुनकर पवन भैया एक बार सोच में पड़ गए और फिर उन्होंने कहा, एक काम करते हैं,
हम यहाँ से बाइक लेकर निकल जाएंगे। जैसे अगर हमें घर जल्दी लौटना होगा तो तभी हम जल्दी घर लौट आएंगे, वरना बस के निर्धारित समय पर आना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। मुझे भी पवन भैया की बात ठीक ही लगी, तो हमने प्लान बनाया कि शाम होने से पहले घर से हम लौट जाएंगे। लेकिन जब हम लोग तैयार होकर घर से निकले तो दोपहर के 2 बज गए और उसके बाद मैं और मेरा भाई पवन हम दोनों अपनी बाइक लेकर निकल गए। जब हम अपनी बाइक लेकर निकले थे तो बाइक के अंदर पेट्रोल की टंकी फुल थी। ऐसे में हमें रास्ते में कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। फिर हम लोग दोपहर के 3 बजे के आसपास उस फंक्शन में पहुंच गए। दरअसल हमने देखा कि वो फंक्शन बड़ी धूमधाम के साथ चल रहा था। वहीं पर मौजूद कुछ लोगों की बात सुनने पर हमें पता चला कि इस फंक्शन के अंदर रात को ही बहुत कम लोग बचेंगे, क्योंकि उनका कहना था कि रात में यहाँ पर कुछ कच्चा कलवे भटकते हैं जो आसपास भटकने वालों लोगों को मौत के दरवाजे तक पहुंचा देते हैं। ये बात सुनकर और पवन भाई को इस बात पर कोई विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद ही मेरा पवन भैया बोला, हमें किसी तरह का खतरा नहीं उठाना चाहिए और समय रहते ही अपने घर पहुंच जाना चाहिए। जल्दी कर निकल जाते हैं। और इसी तरह हम दोनों आसपास में बात करते करते वहीं पर वक्त गुजरने लगा। फिर हमने देखा कि वहाँ पर बड़ी खूबसूरत लड़कियां नाच रही थी और उसके नाच को देखकर हमें काफ़ी सुकून भी मिल रहा था। ऐसे में हम दोनों थोड़ी देर और वहीं रुकना चाहते थे। फिर ऐसी थोड़ी देर के इस बहाने में हमें पता ही नहीं चला कि कब रात के 11 बज गए। और जैसे ही रात के 11 बजे तो मेरा भाई पवन बोला, भाई अब तो रात के 11 बज गए हैं यार, अब हम दोनों यहाँ से कैसे निकलेंगे। उसकी बात सुनकर मैं भी सोच में पड़ गया, अब सही समय है यहाँ से निकलने का। फिर जब हमने अपने पीछे घूमकर देखा तो हमारी आंखें खुली रह गई। दरअसल हमने देखा कि शाम को जो लोग हमारे पीछे बैठे हुए थे, अब उनमें से बहुत ही सारे लोग एक एक करके अपने घर जा चुके थे। महज कुछ गिने चुने लोग ही बचे थे और शायद वो लोग वहीं के थे जिनके पास गाड़ी हुआ करती थी या फिर वो बस में सफ़र करने वाले थे। फिर हम जैसे ही वहाँ से निकलने वाले थे तो वहीं के एक आदमी जो हमें अच्छी तरह से जानता था, उसका नाम रामदेव था, उसने हमें एक छोटी सी चेतावनी देते हुए बताई कि तुम लोगों को अगर फुस कर ही कदम रखना चाहिए, मतलब कि फूक कर कदम रखना चाहिए, क्योंकि अब तुम लोग जिस रास्ते से सफ़र करने वाले हो वो रास्ता यमराज की ओर जाता है, इतना आसान नहीं है होने वाला। उस आदमी की बात सुनकर हमें थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन फिर मेरे पवन भैया ने उस आदमी से पूछते हुए बोला, लेकिन भाई साहब आपको कैसे मालूम कि वो रास्ता बहुत ही भयानक है। फिर हम दोनों एक बार उस आदमी की तरफ ही देखने लगे, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी खामोशी ये बता रही थी कि जरूर वो उसी तरह की बातें करने में इंटरेस्ट रखता था जिस तरह की बातें कुछ देर पहले यहाँ पर बाकी लोग कर रहे थे। तभी पवन भैया ने बोला, अरे अंकल जी आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों बहुत संभल कर जाएंगे और मैं अपने इस छोटे भाई का पूरा ख्याल रखूँगा। भैया की बात सुनकर मुझे भी हंसी आ गई। वैसे तो हम दोनों भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर विश्वास नहीं किया करते थे, हमें डर भी नहीं था किसी का, लेकिन कोई चीज़ मिल जाए तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि ऐसा कई बार होता था कि रास्ते में सफ़र के दौरान हमें जेब कतरे मिल जाते थे और अक्सर फ़ोन के साथ साथ बाकी चीज़ भी छीन लेते थे, फिर उन्हें बेचकर पैसे कमाते थे। उसके बाद मैं और पवन भैया जल्दी से फंक्शन हॉल से बाहर निकले और सीधी अपनी बाइक के पास पहुंच गए। तो हमने देखा कि बाहर की तरफ अब एक भी बाइक दिखाई नहीं पड़ रही थी। वहाँ पर जितने भी साधन खड़े थे उनमें सभी गाड़ियाँ थी और बाइक वहाँ पर एक भी नहीं थी। दुख की बात यह थी कि बस भी नज़र नहीं आ रही थी जो शायद लंबे सफ़र वाली की थी। उसके बाद हमने अपनी अपनी बाइक स्टार्ट की और पवन भैया को अपने पीछे बैठा लिया। हालांकि पवन भैया ड्राइव करना चाहते थे, लेकिन नया ड्राइवर होने की वजह से मुझे बाइक चलाने की काफ़ी
ज़्यादा शौक पड़ चुका था। ये शौक मेरे लिए खतरा बन जाएगा, ये मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार महसूस किया। मैंने बाइक स्टार्ट की और हम दोनों आराम से रास्ते को पार करने लगे। फिर हमने देखा कि रास्ते के आजू बाजू में हमें ना ही कोई खेत नज़र आ रहा था और ना ही दूर दूर तक कोई मकान बना हुआ दिख रहा था। रास्ते में बंगले तो थे, लेकिन सिर्फ झाड़ियाँ नज़र आ रही थी। कोई घर, कोई बंगला, कोई होटल, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। हेडलाइट की रोशनी चारों ओर बिखरी हुई नजर आ रही थी। चारों तरफ से माहौल एकदम सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन मन हमारा बहुत विचलित था। इतने में कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे और भैया हम दोनों को हैरान करके रख दिया। दरअसल हमने देखा कि एक परछाई हमारी बाइक के साथ साथ भाग रही थी और वो परछाई हमारे बाइक के साथ इतनी तेज गति से भाग रही थी कि हम उसे देखकर पूरी तरीके से हैरान थे। पहले तो हमें लगा कि शायद बाइक के आजू बाजू में कोई लड़की भटक गई होगी, लेकिन उस परछाई ने बहुत देर तक हमारा पीछा नहीं छोड़ा। तो हम समझ गए कि यहाँ कुछ तो अजीब है। हमने वहाँ इधर उधर देखने की भी कोशिश की, लेकिन हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा था। पहले तो हमें लगा कि शायद सड़क पर इधर उधर से जानवर हमारे साथ साथ भाग रहा होगा, पर ऐसा कुछ नहीं था। सच में ये थोड़ा अजीब था। इतने में मेरे भैया ने बाइक का ब्रेक लगाने को बोला। फिर मैंने तुरंत ही अपनी बाइक रोकी और बाइक जैसे रुकी तो मैंने भैया से पूछा, क्या हुआ, अचानक बाइक क्यों रुकवा दी? अगर हमारे आसपास ऐसी कोई बला महसूस हो रही हो तो हमें उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इस वक्त तो इस चीज़ का भ्रम ही नहीं है, क्योंकि इस सब हमारी आंखों के सामने था। दूसरे पल जब हमने फिर से उस परछाई की तरफ देखने की कोशिश की तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल हमने देखा कि अब वो परछाई वहां से गायब हो चुकी थी। उसके बाद मैंने भैया से बोला, भैया आप इन सब बातों को छोड़ो और सिर्फ अपने रास्ते पर ध्यान दो। हमें किसी भी परछाई पर ध्यान नहीं देनी चाहिए। भैया ने मेरी बात मान ली और उसके बाद भैया खुद आकर ड्राइव करने लगे और मैं उनके पीछे वाली सीट पर बैठ गया। पिछली बार जब मैं ड्राइव कर रहा था तो भैया को पीछे की तरफ बैठकर बड़ा डर लग रहा था। उन्हें बार बार अजीब सी परछाई नज़र आ रही थी। हालांकि वो परछाई सिर्फ एक ही बार नज़र आई थी, लेकिन मेरे भैया का कहना था कि उन्हें केवल एक नहीं बल्कि कई अजीब अजीब परछाई नज़र आई थी, जो दिखने में काफ़ी डरावनी थी। मुझे अपने भैया की बातों पर कुछ खास विश्वास नहीं हुआ, इसलिए मैंने उन्हें बाइक ड्राइव करने का ऑफ़र दिया। फिर उसके बाद बाइक जैसे जैसे आगे बढ़ती रही, साथ साथ हमारा सफ़र का खेल ख़त्म होते जा रहा था। मेरी नज़र बगल में पड़ रही रोशनी पर पड़ी। मैंने देखा कि रोशनी में मुझे कोई विशाल सा जानवर भागते हुए नज़र आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी जानवर की बनावट किसी बंदर से मिलती जुलती हो। अब की बार मुझे रहा नहीं गया। मैंने भैया से कहा, अरे भैया, मुझे तो इस बगल वाली झाड़ी के ऊपर अजीब सी परछाई नज़र आ रही है। मेरी बात सुनकर उन्होंने बोला, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि यहाँ कुछ तो अजीब है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और मजाक लगी। अब भुगतो, लेकिन अब तुम खुद ही अपनी आंखों से देख लो। मुझे अपने भैया की बात सुनकर विश्वास होने लगा कि साला यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद मैंने अपने भाई से बोला, भैया यहाँ परछाई भागती हुई क्यों नज़र आ रही है? आखिर क्या है ये चीज़? हम दोनों इधर उधर की बातें कर ही रहे थे कि अचानक ही वो परछाई हमसे आगे निकल गई और फिर बीच रास्ते में आकर खड़ी हो गई। इस बार वो परछाई मेरे साथ साथ मेरे भाई को भी नज़र आई थी, लेकिन उन्होंने बाइक की रफ्तार कम नहीं की बल्कि वो तेज कर दी। हमारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि जैसे हमारी बाइक उस परछाई के ऊपर से गुजरने लगी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे बाइक किसी दीवार से टकरा गई हो। एक बार में ही हम दोनों अपनी बाइक से उछल कर नीचे गिर पड़े और उसके बाद क्या हुआ सब कुछ पलों में हम सब भूल गए। भैया हम दोनों इस बाइक से गिरे कि हमें कुछ भी समझ नहीं आया और उसके बाद
जब हम उठकर इधर उधर देखने की कोशिश की तो हमें कोई परछाई नजर नहीं आई। हम दोनों जख्मी हालत में थे। भैया का पूरा बदन छिल चुका था, उसके शरीर अलग अलग से खरोच के निशान बने थे, खून भी भैया के बदन से बह रहा था। इसी बीच में भैया को सहारा देकर उन्हें उठाने की कोशिश की। हम दोनों किसी तरह से उठकर बैठ गए और इतने में ही हमें एहसास हुआ कि कोई बच्चा एकदम से रोने लगा। ये आवाज़ हमारे आसपास से ही आ रही थी। हम दोनों इस आवाज़ को सुनकर हैरान हो गए। साथ ही अब हम दोनों को डर भी लग रहा था, क्योंकि कुछ देर पहले एक आदमी ने बताया था कि इस रोड पर कच्चे कलवे रहते हैं जो इंसान का खून पीते हैं। ठीक वैसे ही हो रहा था, जो उससे कच्चा कलवे के बाद बाकी का कच्चा काम उसके पूर्वज यानी भूत पिशाच कर देते हैं, जो इंसानों का मांस खाकर साथ साथ उनकी हड्डी तक निकल जाते हैं। अब ये सुनने में इतना डरावना लग रहा था कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, इस इमरजेंसी में क्या कर सकते हैं। जिस इंसान के साथ सब कुछ बीत रही हो, आखिरकार उसकी क्या हालत होगी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को सड़क के ऊपर से उठाया और भैया को भी सहारा देकर उठाया। उन्हें भी सड़क के बगल में लाकर छोड़ दिया। हम दोनों बाइक अब चला नहीं सकते थे। जब अपनी बाइक के ऊपर हमने ध्यान दिया तो हमने पाया कि बाइक की चेन सॉकेट टूट चुका था। इसका मतलब साफ था कि अब हम अपने बाइक को पैदल नहीं घसीट सकते थे। अब वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी। अब यहाँ से बचने का हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, और वो था यहाँ से पैदल चलने का रास्ता। लेकिन मेरे भैया अपनी उस महंगी बाइक को वहाँ से छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। तभी उन्होंने बोला, चाहे हमें कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं बाइक को यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता। उसके बाद मैंने किसी तरह अपने भैया को समझाया कि अब तक बाइक की चेन सॉकेट टूट चुकी है और इस हालत में हम अपनी बाइक को नहीं ले जा सकते। अगर हम उसे घसीटने की कोशिश भी नहीं करेंगे तो टायर के जो रिंग में बैंड है वो फट जाएगा। उसके बाद वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। दोस्तों, मेरी बात भैया ने ध्यान से सुनी और उन्हें सही लगी, और उन्होंने मेरे कहे मुताबिक अपनी बाइक को साइड में लगा दिया और हम दोनों किसी तरह पैदल वहाँ से निकलने लगे। मैंने अपने भैया को अच्छी तरह से समझा दिया था कि अब तो हमें इस भूतिया भरे रास्ते में फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए, जैसे कि वहाँ पर उन लोगों ने हमें बताया था। हमें किसी भी मोड़ पर कोई गलती नहीं करनी है, और अगर हम किसी भी गलती को अंजाम देते हैं तो फिर हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। मेरी बात सुनकर भैया ने अपना सिर हिलाया। उसके बाद हम दोनों डरे सहमे कदमों के साथ उस रास्ते का सफ़र करने लगे। हम दोनों की हिम्मत ने जवाब देना शुरू कर दिया था, लेकिन वो कहते हैं ना, जब आपके पीछे मौत पीछे पड़ी हो तो आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमारे साथ भी इस टाइम पर कुछ ऐसा ही हो रहा था। हमें लगने लगा था कि ये रास्ता कटने वाला नहीं है, बहुत मुश्किल से रास्ता कटेगा। लेकिन हमारी इन उम्मीदों पर पानी तब फिर गया जब हमने देखा कि सामने की दिशा में हमें फिर से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। पिछली बार जब हमने इस तरह की आवाज़ को सुना था तो हमारे साथ एक भयानक घटना घटी, और इस बार फिर से इस तरीके की आवाज़ को सुनकर मेरे और भैया के रोंगटे खड़े हो चुके थे। दरअसल हम दोनों की हालत अब इतनी ख़राब होने लगी थी। तभी भैया ने मुझे बोला, वो भी डर से डरेंगे तो शायद ये काली ताकतें और हमें भयानक मना जाएगी। मुझे भी भैया की बातें काफ़ी हद तक सही लगी, क्योंकि जिस तरह से आज इन काली शक्तियों ने अपना भूचाल मचा रखा है, उस हिसाब से अगर हम इससे पीछा छुड़ाएंगे तो पीछे नहीं छुड़ा सकते, हमें इनसे लड़ना होगा। अगर हम पीछे भागने की कोशिश करेंगे तो ये हमारे ऊपर ज़्यादा हावी हो जाएगी, इसलिए हमें इनसे डट का सामना करना है। ऊपर से हमें इंतज़ार था कि कब कोई गाड़ी या बस वाला हमें किसी
तरह से लिफ्ट दे दे ताकि हम अपनी जगह अपने घर पहुंच सके, क्योंकि अगर इस वक्त हमें अगर अपनी जान बचानी थी तो किसी तरह से कोई साधन पकड़कर यहाँ से निकलना ही बेहतर था। और यहाँ इतनी रात को साधन पकड़ना हमारे लिए इतना आसान भी नहीं होने वाला था। फिर भी किसी तरह हम दोनों, एक उम्मीद थी हमारे दिल में कि कोई गाड़ी वाला आएगा और हमें घर ड्रॉप कर देगा। अब हम इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि कब कोई बस या गाड़ी वाला पहुँचे और हमें इस मौत के मंजर से बाहर निकाल दे। बस या गाड़ी का तो पता नहीं। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे बच्चे की रोने की आवाज़ हमें और भी तेज़ गति से सुनाई दे रही थी, लेकिन हम दोनों ने अपने कदमों की रफ्तार को कम नहीं किया। लगातार हम आगे की तरफ चलते जा रहे थे और हमने ठान लिया था कि अब जो होगा वो देखा जाएगा। हमें किसी तरह से इस रास्ते को पार करके आगे निकलना ही पड़ेगा। हम इस बात से अच्छी तरह से रूबरू थे कि अगर हमारी मुलाकात किसी शैतान से हुई तो दोनों की मौत भी हो सकती है, लेकिन हम ये भी अच्छी तरह से जानते थे अगर हमने पीछे की तरफ जाने का फैसला किया तो फिर हमारे साथ कोई भी भयानक हादसा हो सकता है। एक तो हमारी बाइक इस बीच रास्ते में ख़राब हो गई और दूसरी तरफ यहाँ से गुजरने के लिए कोई बस या गाड़ी भी नहीं मिल रही थी। ऐसे में हमारे लिए मुसीबत तो लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसका सॉल्यूशन कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। इतने में मुझे ऐसा लगा कि कोई गाड़ी या फिर यूँ कहे कि कोई बस हमारे पीछे से आ रही है। एक बार के लिए जब हमने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की तो हमने देखा कि ये केवल एक हेडलाइट ही थी, लेकिन उसकी आवाज़ तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई गाड़ी आ रही हो। उस गाड़ी को अपनी तरफ आते हुए देखने के बाद हम दोनों वहीं खड़े होकर ये उम्मीद करने लगे कि शायद ये गाड़ी वाला हमारे पास आएगा और हमें यहाँ से बाहर निकालेगा ताकि हम दोनों अपनी जान बचाकर यहाँ से आराम से निकल जाए। जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही उस गाड़ी वाले ने एकदम से गाड़ी को रोक लिया और हमारे बगल में लाकर आहिस्ता से बोला, क्यों भाई साहब, कहाँ जाना है? क्या आपको लगता है? बोलो कहाँ जाना है, मैं आपको छोड़ दूंगा। उसकी इस बात ने मानो हमारे अंदर अमृत पान करवा दिया। मैंने उस आदमी को अपनी तरफ से जवाब देते हुए बोला, भाई साहब कृपा करके आप हमें इस इलाके से बाहर निकाल दीजिए, आपका भला होगा। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मेरे लफ्ज़ से सुनकर उस आदमी ने तुरंत अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया और हमें गाड़ी के अंदर बैठने को बोला। गाड़ी के अंदर बैठते ही हमने सबसे पहले उस आदमी से पूछा, भाई साहब मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आप यहाँ इस रास्ते पर इस तरह से ड्राइव कर रहे हो लेकिन आपने अपनी गाड़ी को एक ही हेडलाइट क्यों जला रखी है? आप अपनी गाड़ी की दोनों हेडलाइट भी तो ऑन कर सकते थे, क्योंकि मैंने देखा है कि पहले आपकी गाड़ी की दाएं तरफ की लाइट ऑन थी और उसके बाद उसको बंद करके अपने बाएं तरफ की हेडलाइट को ऑन कर दिया। मेरी बात सुनते हुए उस आदमी ने बोला, देखो भाई साहब मुझे पता है आप दोनों इस समय मुसीबत में हो, लेकिन मैं आपके सामने इन चीज़ों का जिक्र करूँगा, आपको और भी ज़्यादा डरावना एहसास होगा, लेकिन आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। इस रास्ते पर जितने मैंने सफ़र तय किए हैं उतना शायद ही कोई करता होगा, इसलिए मैं आप दोनों को सही सलामत आपके इलाके छोड़ दूंगा। अब बस मन ही मन में सोचा कि इंसान के रूप में आपको भगवान मिल गया जिसने आपकी जान बचाकर आपको सही अड्डे तक छोड़ दिया। उस आदमी की बात सुनकर अब मेरे चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आई, क्योंकि मुझे उस आदमी पर यकीन होने लगा कि ये आदमी हमें किसी भी तरह से सही सलामत हमारी जगह तक छोड़ देगा। इधर भैया की हालत बस से बदतर होती जा रही थी तो कुछ बोलने के मूड में नहीं थे। जब से हम गाड़ी के अंदर बैठे थे जब से वो उस आदमी को शक की निगाहों से देख रहे थे और उन्हें यकीन हो रहा था कि कोई उन्हें इस तरह से लिफ्ट कैसे देकर आगे छोड़ सकता है। वह बार बार मेरी तरफ देखकर उस आदमी पर शक करने की कोशिश करते, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों उस आदमी पर पूरा विश्वास हो चुका था। मुझे ऐसा लग रहा था कि आदमी हमें कोई धोखा नहीं देगा। एक बार फिर
एक बार के लिए जब मैंने अपने रास्ते पर ध्यान दिया तो हमने देखा कि हमें फिर से उस गाड़ी की एक हेडलाइट की रोशनी ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर उस गाड़ी के साथ साथ भाग रहा है। वो बिल्कुल उसी तरह दिखने वाला था जिस तरह का हमने अपने बाइक के साथ देखा था। उसको देखने के बाद हम दोनों की हवा टाइट होने लगी क्योंकि उस ड्राइवर के चेहरे पर इस चीज़ का कोई असर ही नहीं था। वो बस सामने देखकर आराम से गाड़ी ड्राइव कर रहा था, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी मैंने उस ड्राइवर से कहा, भाई साहब वो हेडलाइट की रोशनी में क्या भाग रहा है? इस पर उसने बोला, मैं आपको पहले ही बोला था कि आपको डरना नहीं है, शायद ये घटना आपके साथ पहले भी हो चुकी है। इस पर हमने अपनी गर्दन हिलाई और इसके बाद उस ड्राइवर ने बोला, आप टेंशन मत लीजिए, बस 2 मिनट का और रास्ता बचा है, उसके बाद मैं आपको आपकी मंजिल तक छोड़ दूंगा। इस बीच उस आदमी ने अपनी गाड़ी की हेडलाइट को बंद कर दिया और गाड़ी अब उस अंधेरे सड़क पर भागने लगी। अच्छी बात तो ये थी कि उस गाड़ी के अलावा वहाँ आसपास कोई दूसरा नज़र नहीं आ रहा था। ऐसे में ये हमारे लिए एक बेनिफिट था। फिर उस आदमी ने हमें ठीक उसी जगह पर छोड़ दिया जहाँ हमारा फ्लैट बना हुआ था। हम दोनों अपने आप को सही सलामत देखकर विश्वास नहीं कर रहे थे कि हम उस भयानक रास्ते से इतनी आसानी से बचकर लौटकर आए। दोस्तों, फिर उस आदमी ने बताया कि दरअसल तुम लोग अपनी बाइक की रोशनी में जिस जीप को देख रहे थे, अगर वो तुम्हें अपनी बाइक की हेडलाइट को बंद कर दिया होता तो वो तुम्हारे पीछा छोड़ देता और उन कच्चे कलवों का एक जवाब होता। फिर बाद में हमने उस आदमी का बहुत बहुत धन्यवाद दिया और किसी तरह से अपनी जान बचाकर अपने घर आ गए। दोस्तों, ये थी एक कच्चा कलवे की सच्ची कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। और डर ज़रूरी है, इसलिए आप देखते रहिए टूरिस्ट भूत।